हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एसएसटी में ज्योग्राफी की क्लास 3 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से देख सकते हैं। साथ ही में देखिए एनसीईआरटी साइंस की क्लासें भी आपकी स्टार्ट हैं काफ़ी दिनों से। जो देखना चाहते हों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। ये एसएसटी में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पेपर तक हम सब कुछ कंप्लीट करा देंगे, साथ में प्रैक्टिस भी आपको करवा दी जाएगी। लेकिन आप लोग गलती यहीं पे करते हैं कि आप लोग थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिससे चीज़ें आपकी तैयार नहीं हो पाती। इसलिए पहले थ्योरी को कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, तो क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। आप क्वेश्चन कितने कर पा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं, आपके समझ में आएगा। केवल क्वेश्चन कर लेने से आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मैंने हर एक चैप्टर का एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक पॉइंट कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, सब कुछ बताया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही अपडेट उनको आगे भी मिलती रहे। ज्योग्राफी का आज का टॉपिक है चैप्टर 3, पृथ्वी की गतियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और काफ़ी अच्छा चैप्टर। अगर आप इसको मन से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। अब देखिए पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, याद रखना है आपको। एक तो घूर्णन होती है, एक परिक्रमण होती है। घूर्णन क्या होती है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो घूर्णन कहलाता है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वो आपका परिक्रमण कहलाता है। तो यहाँ से घूर्णन और परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण आपका क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। आगे चित्र में से और स्पष्ट हो जाएगा ये। यहाँ पर और देख लेते हैं थोड़ा सा। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी में जो प्रकाश आता है सूर्य से आता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि सूर्य के दूसरा भाग जो होता है, सूर्य के दूसरे भाग वाला जो पृथ्वी का हिस्सा होता है, वहाँ पर रात होती है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार है, गोले के समान है। तो इसीलिए सूर्य का प्रकाश जो है पूरे भाग में नहीं पहुँच पाता है, आधे भाग में ही पहुँच पाता है। तो जब आधे भाग में जिधर सूर्य का प्रकाश रहता है उधर दिन होता है, और जिधर साइड नहीं रहता है उधर रात होता है। फिर जब रात वाली साइड पहुँच जाता है तो उधर दिन हो जाता है और इधर रात हो जाती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन या रात तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। याद रखिएगा, जो दिन और रात को ग्लोब पर विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 2.2 में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र 3.2 ये दिखाया गया है। देखिए ये जो होता है प्रदीप्ति वृत्त होता है। ये देखिए इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और इधर साइड दिन है आपका और इधर साइड रात है, और ये क्या है? आपका प्रदीप्ति वृत्त है। आगे इसी में यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। अब ये देखिए अक्ष तो यहाँ पर है, तो ये अक्ष के साथ नहीं होता, मतलब ये आधे आधे से नहीं होता, बल्कि ये प्रदीप्ति वृत्त आपका यहाँ से गया हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। तो यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। घूर्णन का जो भी समय काल होता है उसको पृथ्वी दिन कहा जाता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती ही रहती है, तो ये इसकी क्या होती है? ये दैनिक गति होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 3.1 चित्र देख लीजिए। इससे कच्छी समतल आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि ये पृथ्वी का कच्छी समतल है, ये जो है पृथ्वी का अक्ष है, और ऊपर अभी बताया गया कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है और ये पृथ्वी के कक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। आगे बढ़ेंगे। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, ये कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और उसके कारण भी दिए हों तो आपको ये पूरे पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो हमेशा एक ही साइड में दिन होगा और हमेशा एक ही साइड में रात होगी। तो रात वाले साइड में ठंड ज़्यादा पड़ेगी और दिन वाले साइड में गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो जिसके कारण जीवन संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है,
पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। घूर्णन आपका क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे हम परिक्रमण। तो जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 सही 1/4 दिन। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/4 जो हुआ 365 दिन और 1/4 का मतलब हुआ आपका कि 6 घंटे, क्योंकि 24 घंटे को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 घंटे। तो 6 घंटे को नहीं जोड़ा जाता है बल्कि नॉर्मली कह दिया जाता है 365 दिन। यहीं पर ये देखिए जो 6 घंटा होता है 4 साल में लीप ईयर बन के निकलता है कि मतलब फिर एक 4 साल बाद ऐसा साल आता है जिसमें 366 दिन हो जाते हैं। मतलब यही 6 घंटे 4 साल जब जुड़ेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे, एक दिन बढ़ जाएगा, इसीलिए 366 दिन वर्ष में हो जाते हैं प्रत्येक 4 ईयर्स में। ये देखिए इस फिगर के माध्यम से सब कुछ समझाया गया है। पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस फिगर को मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया कि 4 वर्ष में आपकी फरवरी 29 दिन की हो जाती है, वही एक दिन आपका 366 दिन हो जाता है। 6 घंटे 4 वर्ष के आपका एक दिन पूरा बनकर निकलता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन की होती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप ईयर कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पहला पॉइंट देखिए ये आया, ये देखिए यहाँ पर सूर्य दिखाया गया है और पृथ्वी जो है ये सभी आपकी पृथ्वी ही हैं। ये इसी तरह ऐसे ऐसे जाकर सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ऐसे ऐसे ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। अब ये देखिए जब पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है तो पूरे दिशा में ये एक ही दिशा में झुकी हुई है। जैसे ये देखिए पृथ्वी इधर झुकी हुई है, इसमें भी इधर ही झुकी हुई है, इसमें भी इधर ही झुकी हुई है और इसमें भी इधर ही झुकी हुई है। यहाँ पर देखिए हर एक पॉइंट इस चित्र के माध्यम से समझते चलेंगे हम। नेक्स्ट है इसी में सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है किसके कारण होता है कि ये जो पृथ्वी होती है ये जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है तो इसकी स्थिति बदलती है, इसी कारण से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भागों में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ये यहाँ पर देखिए ये उत्तर अयनांत है और ये इसका उत्तरी भाग पृथ्वी की तरफ झुका हुआ है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है जिसके कारण लगभग 6 महीने तक यहाँ पर दिन रहता है। और यहाँ पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन रहता है तथा रात सबसे छोटी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ये यहाँ से देखिए क्लियर हुआ कि 21 जून को जो पृथ्वी होता है उसका उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है और 22 दिसंबर में क्या होता है कि सूर्य का दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी की ओर झुका रहता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन ज़्यादा बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो पॉइंट है तो कर्क रेखा जो होती है आपकी उत्तरी गोलार्ध में होती है और मकर रेखा जो होती है दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव पृथ्वी की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन लगभग बराबर होते हैं। इसे विषु कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट ये है
कि पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 दिसंबर दोनों ही दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। जैसे ऊपर हम चित्र में देख भी लेते हैं, ये देखिए, ये आपकी 21 मार्च की दशा है और ये है 23 सितंबर की दशा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी भाग सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, तो यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को स्थिति अलग अलग होती है। मतलब 23 सितंबर जो हुआ उसका आपका उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु हो गई। जैसे यहाँ से हम देख लेते हैं, ये देखिए, ये 23 सितंबर है, तो इसमें उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और ये 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है आपको कि 21 मार्च और 23 सितंबर को आपके दिन और रात बराबर होते हैं। साथ ही में पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन एवं रात होते हैं तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ देखिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही अच्छे इसमें पॉइंट्स भी थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही नेक्स्ट क्लास प्राप्त करने के लिए जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।